हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में जीओसी में हम लोग एसिडिटी जो हमारा टॉपिक था एसिडिटी करेक्टर वो पूरा कंप्लीट कर लिया। उस पर कई सारे हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक करेक्टर। स्टूडेंट क्या होते हैं वो एसिडिटी करेक्टर वाला कैसे तैसे करके भी समझ के मतलब उसके बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट जेई के क्वेश्चन कर लेते हैं। उनको ज़्यादा करके प्रॉब्लम आती है बेसिक करेक्टर में। इसमें उनको कन्फ्यूजन रहता है, सर हम यहाँ मुझे दिक्कत आती है, यहाँ ऑर्डर अरेंज करने में दिक्कत आती है। तो आज से हम लोग इसी दिक्कत को दूर करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक करेक्टर मिस बेसिसिटी। जैसे हम लोग एसिडिटी पढ़े थे, एसिडिक करेक्टर पढ़े थे, वैसे ही आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक करेक्टर में सबसे पहले हम बेसिक डिफिनीशन जानेंगे। डिफिनीशन ऑफ बेस, जैसे हम लोग एसिड का डिफिनीशन जाने थे, जैसे किसी चीज़ को पढ़ना है तो हमें उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे एसिड के बारे में पता था क्या कि एसिड वह होते हैं जो H+ देते हों। उसी प्रकार से हम बेस के भी अलग अलग डिफिनीशन जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता था अरेनियस कंसेप्ट। इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार भी एसिड की डिफिनीशन आई थी, बेस की भी डिफिनीशन आई थी, जिसको हम अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट कहते हैं। तो अरेनियस बेस क्या था, इन्होंने ये बताया था ऐसे स्पेसिस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। मतलब अरेनियस के अनुसार इन्होंने बेस की डिफिनीशन क्या दिया, अरेनियस ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसे स्पेसिस जो वाटर में OH आयंस देते हों, स्पेसिस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, हम ऐसे स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे, अरेनियस बेस। ये किसने दिया, अरेनियस बेस ने दिया। मतलब अरेनियस के अनुसार, देखिए अरेनियस बेस आप किसको बोलोगे, ऐसे स्पेसिस जो वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको आप अरेनियस बेस बोलोगे। आगे चल के डिफिनीशन आई ब्रोनेस्टेड बेस। देखिए अरेनियस के बाद ब्रोनेस्टेड बेस की डिफिनीशन क्यों आई, क्योंकि इस कंसेप्ट में कहीं ना कहीं कोई गलती रही होगी, कोई ना कोई त्रुटियां रही होगी, तभी तो ये आगे चल के ब्रोनेस्टेड बेस आया। तो अरेनियस बेस के बाद एक कंसेप्ट है ब्रोनेस्टेड बेस। इसमें क्या बताया गया, इसमें सिंपल सा बताया गया स्पेसिस विच एक्सेप्ट H+। सिंपल बताया गया कि H+ एक्सेप्टर वाले स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे, ब्रोनेस्टेड बेस बोलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे बेस हो गया, अगर ये क्या करे H+ क्या करे एक्सेप्ट कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोनेस्टेड बेस। फिर आगे चल के डिफिनीशन आई लुईस बेस। कौन सी डिफिनीशन आई, लुईस बेस। जैसे लुईस एसिड हमने पढ़ा था वैसे लुईस बेस भी होता है। लुईस बेस में क्या बताया गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात किया गया। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब ऐसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। और उसमें मैं क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड की डिफिनीशन आप लोग कहोगे सर बहुत पुराना हो गया है, हम लोग भूल गए। तो क्या डिफिनीशन था, लुईस एसिड का डिफिनीशन था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे अरेनियस एसिड क्या था, ऐसी स्पेसिस जो वाटर में डालने पर क्या हो, H+ देते हो। अरेनियस बेस क्या है, वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। ये क्या हुआ, अरेनियस बेस। ब्रोनेस्टेड बेस क्या है, ऐसे स्पेसिस जो H+ क्या करे, एक्सेप्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, ब्रोनेस्टेड बेस। और लुईस बेस क्या होता है, ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, वो क्या कहलाएंगे, लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन कौन होता है, या तो लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। समझ में आया, मतलब यदि स्पेसिस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, या तो लोन पेयर है वो भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुए। नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस, लोन पेयर वाले चार्ज स्पेसिस। मतलब ये
लुईस बेस के अनुसार ये बताया गया कि ऐसे स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो वो क्या कहलाएंगे, लुईस बेस। तो लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन डोनेट करते हैं, या तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसिस, ऐसे स्पेसिस जिसके पास लोन पेयर हो वो क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर से। या नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसिस, मतलब या तो स्पेसिस के पास नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, या तो स्पेसिस के पास लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बात आए, जान लेना किसकी बात हो रही है, बेस की। कौन सा बेस, लुईस बेस। लुईस बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। कौन डोनेट करेगा, या तो नेगेटिव चार्ज स्पेसिस या तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसिस। बात समझ में आया। होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। कौन कौन से कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, अरेनियस बेस, ब्रोनस्टेड बेस, लुईस बेस। लेकिन हमको ज़्यादा करके जो हमारा मतलब है इन दोनों कंसेप्ट से है, इन्हीं से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा करके जो क्वेश्चन आते हैं बेसिसिटी पे वो इसी दोनों के कंसेप्ट पे आते हैं, ब्रोनस्टेड बेस, लुईस बेस। ठीक है, तो हम लोग अपनी थियरी को आगे बढ़ाते हैं, आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे केबी पीकेबी कैसे रिलेट करते हैं बेसिसिटी को। मतलब केबी का क्या रिलेशन है बेसिसिटी से, पीकेबी का क्या रिलेशन है बेसिसिटी से। जैसे हम लोग देखे थे पीके, देखे थे पीके वैल्यू के ए वैल्यू, वैसे पीके भी वैल्यू होता है और के भी वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए आपके पास कोई बेस है, ए क्या करेगा, ए डिसोसिएट कर गया, किस में करेगा, ए प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है। आप कैसे जानोगे बेस है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, ये डिसोसिएशन करने पे हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो आपने पहचान लिया क्या है, ये क्या है, बेस हुआ। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिसो, सबसे पहले ये जानो ये क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट का मतलब आयन में टूटना। देखिए अभी यहाँ ये क्या था, पूरा मॉलिक्यूल था, ये क्या कर रहा है, अलग अलग आयन में टूट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएशन। तो हम डिसोसिएशन को कैसे लिखते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, ये क्या हुआ, बेस हुआ। क्यों बेस हुआ, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जैसा हमने उसमें देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वैसे इसमें हम देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्योंकि ये बेस है, ये बेस क्या कर रहा है, डिसोसिएट करके हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। हमने पहचाना कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिसोसिएशन से क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस किसके बराबर होगा, कैसे हम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। हम इक्विलिब्रियम ऐसे लिखते हैं ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में ए प्लस ओ एच माइनस है, हमने लिख दिया, रिएक्टेंट में ए है। और हमने यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह हमने क्या रखा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट रख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, किसका हो रहा है, बेस का। तो इसको हम केबी को जान लो आप क्या बोलते हैं, हो सकता है आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो जान लीजिए। इसको हम बोलते हैं केबी को डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। वो आपको समझ में आया होगा। तो आप देख पा रहे हो केबी जिस साइड है, इसी साइड क्या है, ओ एच माइनस। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे केबी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोक्साइड आयन की। देख पा रहे हो नहीं, ए क्या है, ए ओ एच नीचे है, ये क्या है, ये क्या रेसिप्रोकल है, ये क्या डायरेक्टली है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, यदि केबी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब यदि आप ये लिख सकते हो, यदि केबी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जितना केबी की वैल्यू बढ़ेगी, केबी का वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, आप केबी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि सर यदि केबी की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा। केबी वैल्यू ज़्यादा मतलब क्या, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा।
और यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब ये बहुत जल्दी डिसोसिएशन करेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या, इसका डिसोसिएशन बहुत फास्ट होगा, और जितना फास्ट डिसोसिएशन होगा उतना ज़्यादा हमको OH चांस मिलेगा, और OH चांस जितना ज़्यादा मतलब बेसिसिटी उतनी ज़्यादा। मतलब आप ये लिख सकते हो के भी ज़्यादा तो बेसिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आया? मतलब आपके सामने ये निकल के आया कि जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, केबी की। समझ में आया? मतलब आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे एसिडिटी आपने देखा था कि ए वैल्यू के प्रोपोर्शनल थी, वैसे बेसिसिटी वैल्यू किसकी प्रोपोर्शनल होगी, केबी की। ठीक है? और आपको पता है जो पीके भी होता है वो माइनस लाग किसके होता है, केबी होता है। आपको के साथ ये मुझे नहीं समझ में आया। अरे यार आपने ये तो देखा होगा, क्या देखा होगा, आपने देखा होगा जो पीएच होता है वो माइनस लाग एच होता है। ठीक वही तो मैं किया हूं। मैंने केबी को क्या किया, जैसे पीएच को मैंने क्या लिखा, माइनस लाग एच प्लस, उसी प्रकार से मैंने पीकेबी को क्या लिखा, माइनस लाग केबी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है यदि केबी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव। अगर मैं कहूँ ऐसे, ये ब्रैकेट लगा दिया, यदि केबी की वैल्यू बढ़ेगा तो लाग केबी पूरे को वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये पूरे को वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा, घटे, क्योंकि आगे क्या है माइनस, और इसकी वैल्यू बढ़ने पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू, मतलब पीकेबी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? तो आप ये देख सकते हो जो पीकेबी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, केबी के। जाहिर सी बात है, यदि आप केबी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू सारा नेगेटिव आता जाएगा, और नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, पीकेबी की वैल्यू कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ 4 रख दूँ तो -4 आएगा, अगर 8 रख दूँ -8, मतलब ये तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। केबी की वैल्यू जितनी बड़ी रखते जाओगे आप, केबी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, पीके की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आप कहोगे क्यों सर, क्योंकि आगे नेगेटिव लगा है, जितना आप वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही नेगेटिव होता जाएगा, मतलब पीकेबी की वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। मतलब पीकेबी और केबी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है केबी किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेसिसिटी की, तो आप यहाँ बेसिसिटी लिख सकते हो। तो इससे कंसेप्ट क्या समझ में आया, इससे कंसेप्ट ये समझ में आया, पीकेबी केबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और पीकेबी बेसिसिटी के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो हमारा बेसिसिटी है वो पीकेबी वैल्यू के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ये सब जो कंसेप्ट को हल्के मत लीजिए, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको ऐसी बेस दे देंगे, कहेगा इसका पीकेबी वैल्यू ए है, उसका पीकेबी वैल्यू ओ है, और किसी का मतलब आपके सामने एग्जांपल दे दिया जाएगा, किसी एक का पीकेबी वैल्यू कुछ दिया होगा, किसी दूसरे का पीकेबी वैल्यू कुछ दिया होगा, किसी तीसरे को दिया होगा। आपको उसकी बेसिस आपको पता नहीं इसमें कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा कौन सा कम। जब आपको ये रिलेशन पता रहेगा कि पीकेबी वैल्यू और बेसिसिटी में क्या रिलेशन है, केबी वैल्यू और बेसिसिटी में क्या रिलेशन है, तब ना तो आप लगा पाओगे कंसेप्ट। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि केबी बेसिसिटी प्रोपोर्शनल होता है कि पीकेबी प्रोपोर्शनल होता है, तो आप उल्टा कंसेप्ट लगा कर आ जाओगे और अपना नंबर गवा जाओगे, माइनस करके आ जाओगे। मतलब अगर आपको ठीक से रिलेशन पता रहेगा कि यदि आपके पास पीकेबी वैल्यू दिया हो तो पीकेबी वैल्यू की, कहने का मतलब है अगर आपके सामने पीकेबी वैल्यू ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेसिसिटी कम होगा, और यदि आपके सामने केबी वैल्यू दिया हो तो केबी वैल्यू ज़्यादा मतलब बेसिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन पीकेबी के सामने क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ऐसे ही आपने एक चीज और भी देखा होगा, मैं बताया था कि जो के ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। मैं बताया था ना, मतलब मैं ये बताया था आपको, यदि के ए वैल्यू ज्यादा, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब एसिड का यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा तो वहां पे जल्दी H प्लस निकलेगा, मतलब एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन मैं ये भी बताया था आपको, पीके भी
कि ए वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, लेकिन जो पी के वैल्यू होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। अच्छा ये बताइए, यदि पी के वैल्यू एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि पी के वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो एसिडिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब अगर एसिडिटी घट रही है तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। मतलब पी के क्या हो गया, बेसिसिटी की क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग प्रकार के, तो आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जो एसिडिटी है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि ये आप भी सोच रहे होंगे कि सर जो एसिडिटी है और ये बेसिसिटी है आपस में इनवर्सली है या अपोजिट है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा आपको ऐसे कि देखिए जो एसिडिटी वाला बात हो रही थी तो उसमें हम हमेशा क्या कर रहे थे, एच प्लस निकालने की बात कर रहे थे, एच प्लस लिबरेशन की बात कर रहे थे। लेकिन बेसिसिटी में क्या कर रहा हूँ, उसमें एच प्लस निकालने की बात हो रही थी, इसमें एच प्लस लेने की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अब ये देखिए, ये क्या है, मान लीजिए बेस है, क्या है, ये बेस है, यहाँ क्या है, एच प्लस है। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है। बेस मैं क्या बताया, बेस का काम क्या है, मैं दो अभी मैं बता कि मैं ये बताया कि अरेनियस बेस, लुईस बेस, ब्राउनस्टेड बेस। मैं कहा कि आप अरेनियस बेस को उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ब्राउनस्टेड बेस और लुईस बेस के कंसेप्ट पे ज़्यादा आते हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताया, ब्राउनस्टेड बेस की डिफिनीशन, एच प्लस एक्सेप्टर, ए बेस है तो ये क्या करेगा, एच प्लस ले लेगा। अच्छी बताइए, बेस है, एच प्लस लेगा तो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। मैं ये बताया था आपको, यदि एसिड है, एसिड काम क्या होता है, एसिड का काम क्या होता है, एच प्लस देना। तो एसिड क्या करता था, एच प्लस देकर क्या बनाता था, जैसे मैं ये बताया था आपसे, यदि एसिड है वो क्या करता था, वो माइनस, माइनस मतलब निकलना, एसिड क्या करता था, एच प्लस निकालता था, क्या बनता था, कंजुगेट बेस। मतलब अगर एसिड है, एसिड एच प्लस त्याग करने के बाद, एसिड एच प्लस निकालने के बाद क्या बनता था, कंजुगेट बेस बनता था। तो यहाँ बेस है, एच प्लस लेने के बाद क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया। तो देखिए, यदि कंजुगेट जो एसिड बना, यदि ये क्या हुआ, स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, ध्यान से देखिएगा आप, यदि स्टेबिलिटी क्या हुई, ज़्यादा, तो वीक एसिड हुआ। मतलब ये बेस क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग। आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। देखिए मैं ध्यान से बताता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपसे क्या बताया था, मैं बताया था आपको, मैं एक सिंपल बात बताया था। मैं क्या बताया था कि किसी भी एसिड का हम एसिडिटी कैसे बताते हैं, कि वो सामने, मैं अगर किसी एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं अगर पूछूं कि आपसे कि वो एसिडिटी कितनी ज़्यादा एसिडिक है, मतलब वो एसिड जो है आपके सामने वो कितना ज़्यादा एसिडिक है। जब आपके पास 3-4 एसिड दे दिया जाए, आपको बताना कि इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। आप कैसे निकालते थे, आप कहोगे सर मैं, हम लोग ऐसे निकालते थे कि हम लोग एच प्लस निकालने के बाद हम ये देखते थे, जो एच प्लस निकालने के बाद जो हमारा कंजुगेट अनायन बनता था, यानी एसिड था, एच प्लस दिया, क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। एसिड एच प्लस निकालने के बाद क्या बनाएगा,
कंजुगेट बेस बनाएगा। तो हम लोग सर ये देखते थे यदि एसिड एच प्लस दे रहा है उसके बाद जो कंजुगेट एनायन यानी कंजुगेट बेस बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। यदि एच प्लस देने के बाद जो कंजुगेट एनायन बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल यानी एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। तो उसी प्रकार से यदि बेस एच प्लस लेने के बाद कंजुगेट एसिड जो बना रहा है यदि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। बात समझ में आया? मैं इसके साथ कनेक्शन कर दिया कि नहीं? आपको भी हाँ सर कर दिए। मतलब हम लोग एसिडिटी में क्या देखते थे, ये जो एसिड है एच प्लस देने के बाद जो एक कंजुगेट बेस यानी कंजुगेट एनायन बनाता था, हम इसकी स्टेबिलिटी के आधार पर इसको बताते थे। मतलब एसिड एच प्लस देने के बाद जो एक कंजुगेट एनायन बनता था हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करते थे। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता था वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता था हम उसकी बेस पे बताते थे कि हाँ हमारा एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यदि बेस एच प्लस देने के बाद जो एक कंजुगेट एसिड बना रहा है यदि इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये बेस रहा होगा स्ट्रांग। समझ में आया? यदि कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब जो ये बेस रहा होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा, मतलब इसकी बेसिसिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रही होगी। तो इसका मतलब ये है अगर ये स्ट्रांग हुआ तो कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक हुआ। बात समझ में आया कि नहीं यार? एकदम क्लियर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। देखिए मैं ये बताया यदि बेस है एच प्लस लिया कंजुगेट एसिड बनाया तो कंजुगेट एसिड जो बना यदि इसका कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब जो बेस रहा होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा। समझ में आया? मतलब यदि बेस एच प्लस देने के बाद कंजुगेट एसिड जो बना रहा है यदि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई इसका मतलब बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा, इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा रही होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा होगा इसका मतलब कंजुगेट एसिड बहुत क्या रहा होगा, वीक रहा होगा, इसीलिए वीक एसिड बोला। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बेसिसिटी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम फैक्टर देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, या उसी में आप हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में यस करेक्टर वाली बात आ जाएगी और यस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये भी जानते हो जो परसेंटेज यस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, आप ये जानते हो। तो अगर मैं आपके सामने पहला एग्जांपल रखूं कुछ इस प्रकार से, ठीक, और कुछ इस प्रकार से रखूं और आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको ए बोला, इसको मैंने बी बोला और इसको सी बोला। ठीक, अब आपको बताना है ए बी और सी में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, आपको बेसिसिटी बतानी है। तो आप अपना कंसेप्ट लगाइए, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो उतना ही अच्छा बेस हुआ। ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लो क्या मैं बता रहा हूं। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे उतना अच्छा बेस। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आप ट्रिक याद रखना। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो उतना ही अच्छा बेस। ठीक, तो देखिए अगर मैं इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा। ठीक है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन के साथ ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड होंगे सिग्मा, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ क्या होगा, एक क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, हमें सिग्मा से मतलब है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा दो और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ क्या है,
यहाँ कितनी है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है, सिग्मा से मतलब एक सिग्मा एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो तीनों में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2, इसका sp। और आपको मैं बताया था कि जो परसेंटेज यस करेक्टर का आर्डर होता है, मैं कई बार बताया हूं निकालना, वो सबसे ज्यादा किस में होगा, sp में होगा, फिर sp2 में होगा, फिर sp3 में होगा। समझ में आया? सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। और जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। और ये क्या करेगा भाई, ये खींचेगा ना तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2, यहाँ sp3। कब यहाँ पे sp, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा। तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान नहीं होगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं sp3, sp2, sp मतलब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है। इधर जाने पे एस करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डोनेशन क्या होगा, कम होगा, डोनेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर डोनेशन कम हो जाएगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कब, क्योंकि बेसिसिटी मतलब है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, sp3 यहाँ पे एस करेक्टर बहुत कम है, यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन बहुत अच्छे से होगा, लेकिन यहाँ पे न के बराबर होगा। तो मतलब इधर से इधर हम जा रहे हैं, एस करेक्टर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कम हो रहा है, मतलब बेसिसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो आर्डर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। समझ में आया? मतलब आप ये लिख सकते हो, आप यहां पे लिख लो नोट में, बेसिसिटी को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले होंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे, ये क्या कराएंगे, बेसिसिटी क्या कराएंगे, ये घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेंगे, बेसिसिटी बढ़ाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे, बेसिसिटी घटाएंगे। भाई यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने नहीं देगा जल्दी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन नहीं करने देगा आसानी से। तो अगर नहीं होगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, अब आपको बतानी है इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा, किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके पास एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ठीक है, इसको आप ऐसे बना लो, क्योंकि अभी हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस की। मान लीजिए ऐसे हो, ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, इस डबल बॉन्ड से एक सिग्मा और इसके पास एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2, sp3 मतलब परसेंटेज एस करेक्टर
कम। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बेसिक ये ज़्यादा होगा। समझ में आया। अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं देखूं, ऐसे है कुछ आपके सामने, मान लीजिए, ठीक। अब बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, और इसकी क्या होगी, sp2 होगी। क्यों, एक सिग्मा बाकी एक लोन पेयर होगा, तो यहाँ पे sp3 यहाँ पे sp2, तो डोनेशन किसकी ज़्यादा होगी, sp3 वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम, मिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो वाटर कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, RnH2 हो, ROH हो, अब बताइए, आपको पता है नाइट्रोजन यहाँ पे किसमें है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे RnH2 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। ROH क्या है, इसका भी sp3 है, एक सिग्मा दो सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ से एक सिग्मा यहाँ से, दो लोन पेयर। ये भी क्या है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है, दोनों sp3 है। आप कहोगे सर यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज, तो हम कैसे जज करें कि कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा कौन सा कम बेसिक होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो मैं अभी कंसेप्ट ही बता रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बेसिसिटी कम। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। यहाँ पे sp3 है, sp3 है, परसेंटेज एस करेक्टर तो सेम है। तो हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू वाला कंसेप्ट था, जो मैं पाली स्केल बताया था, उसके आधार पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना आसानी से डोनेट नहीं करना चाहेगा। जैसे कोई कोई कंजूस आदमी होता है, वो अपना पैसा कहीं जल्दी देना नहीं चाहेगा। तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के मामले में कंजूस है, ये कंजूस नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा इसके कंपेयर में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन ज़्यादा अच्छे से होगा, तो बेसिसिटी भी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आया। होप इसको भी आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाए और कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है। अब बताइए, सिंपल है, ये क्या है, ये sp3 होगा, ये क्या है, ऐसे में देखिए तो फिर से रेजोनेंस वाला आ गया, क्योंकि अभी मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ रेजोनेंस वाला इफेक्ट। तो आप इसको ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ, ये sp2 हुआ और ये sp3 है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे एस करेक्टर कम है, तो बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिसिटी पे, ठीक है। हमने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर, ये सब हमने देख लिया। पहला इफेक्ट हमने देखा क्या, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो हम लोग दूसरा इफेक्ट देखने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। किस
पे हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं कि बेसिसिटी पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, ठीक, और आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, और आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए। अब बताइए, ठीक ठीक। अब आपको बेसिसिटी ऑर्डर बतानी है। यहाँ क्या है, कहीं भी कंजुगेशन नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं है। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। यहाँ क्या है, इसके एजेसेंट में क्या है, पाई बॉन्ड है। ये क्या है, एजेसेंट में लोन पेयर। एक कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है डीलोकलाइज है। लोन पेयर क्या है यहाँ पे, डीलोकलाइज, मतलब लोकलाइज और डीलोकलाइज का मैं आपको साफ अंतर बताया था कि लोकलाइज का मतलब वो एक ही जगह स्थिर हो, डीलोकलाइज का मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ एक जगह नहीं रहने वाला। एक क्या है, एक जगह हमेशा यहाँ नहीं रहेगा, तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप ये लिख सकते हो, लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है, ये अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक सिग्मा 2, क्योंकि पाई बांड में एक सिग्मा एक पाई, ये डबल बांड एक पाई, एक सिग्मा एक लोन पेयर। ये क्या होगा, ये sp2 होगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 है, ठीक है। आप sp3 गलती से मत बोलना, क्यों, क्योंकि एक सिग्मा 2 सिग्मा एक 3 सिग्मा। आप कहोगे सर एक लोन पेयर को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या डीलोकलाइज है, तो ये sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी लोन पेयर डीलोकलाइज है तो आप उसको बोलोगे लोन पेयर किसमें है, पी ऑर्बिटल में। किसमें है, लोन पेयर पी ऑर्बिटल में है। समझ में आया। और यहाँ पे क्या बोलोगे, लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है ना, तो आप बोलोगे लोन पेयर किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आपको ये अंतर पता होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। यदि लोन पेयर डीलोकलाइज है तो बोलोगे लोन पेयर पी ऑर्बिटल में है, और यदि लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं तो बोलोगे लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। देखिए ये sp2 कैसे बना है, एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर इसी में आ रहा है ना, तभी तो sp2 हुआ, मतलब लोन पेयर किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे sp3, इन दोनों में sp2 है। जाहिर सी बात है sp3 वाले का परसेंटेज एस्केलेट काफी कम, तो यहाँ पे लोन पेयर आसानी से डोनेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो सकता है। तो अगर मैं इसको p बोलूँ, इसको q बोलूँ, इसको r बोलूँ, तो इतना पक्का हो गया कि p का Q और R से तो ज्यादा होने वाला है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, मतलब बेसिसिटी, ठीक है। अब Q और R में आप कैसे जज करोगे, आप ऐसे जज करोगे कि सर यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है, ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोनेशन के लिए क्या है, अवेलेबल है। मैं यही बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन मतलब बेसिसिटी। तो यहाँ पे डोनेशन नहीं, यहाँ पे डोनेशन है, यहाँ पे आसानी से डोनेट हो जा रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में, क्यू की। तो पी के बाद क्या आ जाएगा, आर फिर क्यू। होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया आपको, इसका बेसिसिटी ऑर्डर अरेंज करना आ गया होगा। अगर मैं अगला एग्जांपल देखूं, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए, और एक आपके सामने ऐसा आ जाए, ठीक, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। यहाँ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बाकी इसका एक लोन पेयर भी तो काउंट होगा। यहाँ पे एक सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2, और यहाँ पे भी क्या होगा, sp2 होगा। तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp2 है, इन दोनों का, तो इसका जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। यहाँ पे डोनेशन आसानी से हो जाएगा। इन दोनों में इसका तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा डोनेशन के लिए। आप लिख सकते हो लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो बेसिसिटी का आएगा। ये लोन पेयर क्या है, आप कह सकते हो
डी लोकलाइज्ड है, ठीक है, ए डी लोकलाइज्ड है। तो ए डी लोकलाइज है, ए लोकलाइज है, तो कहीं ना कहीं ए अवेलेबल रहेगा, ए तो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे डोनेशन फास्ट होगा इसके कंपेयर में। तो आर्डर इस प्रकार से होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ऐसे आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो कोई भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से लेक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, इसको भी रफ कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, ये क्या है, एनिलीन है, बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, NH2। यहाँ क्या है आपके सामने, ठीक। अब बतानी है आपको कि इन दोनों में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, sp3 है यार, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका क्या है, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। आप कहोगे कैसे, देखिए यहाँ पे लोन पेयर आपको काउंट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो एक ही सिग्मा डबल में एक सिग्मा काउंट होता है, पाइस मतलब नहीं है, एक सिग्मा यहाँ, दो हाइड्रोजन के 3 सिग्मा, मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे sp3। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। कहीं से भी इसका क्या हो सकता है, डोनेशन किसी, अगर H+ को चाहिए, ये तुरंत क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ये हमेशा एक ही जगह रहने वाला है, किसी को चाहिए तुरंत दे देगा, ये नहीं दे पाएगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन अच्छे से होगा, जहाँ पे जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन हो जाए, वहाँ बेसिसिटी उतनी ज़्यादा, तो बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आया। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ देखें, ठीक, और आपके सामने ऐसा आ जाए, अब बताइए, sp3, क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं भी कंजुगेशन का पार्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है देने के लिए, और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, परसेंटेज एस करेक्टर काफ़ी कम होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, इसको दोनों तरफ से कंजुगेशन में देना पड़ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी जा रहा है, लोन पेयर इधर भी डीलोकलाइज हो रहा है, इधर भी हो रहा है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 है, लेकिन इसका लोन पेयर अवेलेबल है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड, और यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। भाई ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह रहने वाला है, तो किसी को चाहिए तुरंत दे देगा। ये तो बेचारा एक जगह रहता ही नहीं है, ये तो डीलोकलाइजेशन में तो अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, बेसिसिटी आर्डर, अगर इसको P बोलूँ, इसको Q बोलूँ, इसको R, तो सबसे ज़्यादा P का होगा। आप कहोगे सर P का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। इस बेसिस मैंने P और R में से P को पहले प्रायोरिटी रखा, ठीक है, P की बेसिसिटी R से ज़्यादा। और इन दोनों में sp2 ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, डीलोकलाइज नहीं है, यहाँ पे डीलोकलाइज है,
तो डोनेशन यहाँ फास्ट होगा, यहाँ कमज़ोर होगा। तो आर फिर क्यू। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बात करें, अगर आपके सामने मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और आपके सामने ऐसा आ जाए, ठीक है। अब बताइए ऐसे है, आप कहोगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ क्या है, यहाँ पे डिलोकलाइज है, यहाँ पे भी है, तो इसका क्या होगा, sp2 होगा। बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। कितना आसान है ना। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखूं, ठीक, और आपके सामने कुछ ऐसा लिख दूं, मतलब मैं क्या किया, इस नाइट्रोजन के साथ 2 फिनाइल रिंग अटैच कर दिया, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही फिनाइल रिंग है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी इस फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है। ये तो अवेलेबल ही नहीं रहेगा डोनेशन के लिए। यहाँ पे फिर भी क्या है, 1 ही फिनाइल रिंग में कंजुगेशन में जा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत ये किसी को डोनेट कर सकता है, ये तो देगा ही नहीं। यहाँ पे डोनेशन ना के बराबर, मतलब बेसिसिटी बहुत कम, ना के बराबर, बेसिसिटी सबसे कम, यहाँ पे ज़्यादा होगी। समझ में आया। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे। हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले बेसिसिटी पे इफेक्ट देखा, किसका किसका क्या क्या फैक्टर हैं जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमने फैक्टर क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट देख लिया। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस देखा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या इफेक्ट डालता है हमारे बेसिसिटी पे, ठीक है। हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट का हमारे बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, जैसे आपके सामने मान लीजिए आ जाए कुछ इस प्रकार से, एक आपके सामने ए हो और एक आपके सामने, ठीक, देखिए यहाँ पे भी है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होगा। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 H होंगे, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, sp3। और यहाँ पे भी 2 H और 1 A, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, ये भी क्या है, sp3। आप कहोगे सर यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे भी है, तो हम कैसे जज करें कि ए वाला ज़्यादा बेसिक होगा कि ए वाला। आपकी सब बात बिल्कुल सही है कि sp3 मतलब परसेंटेज एस्केलेटर दोनों में सेम होने वाला है। तो हम ये देखेंगे इसमें कि यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। यहाँ मतलब कार्बन की अलग चेन लगा हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देंगे। अगर ये क्या है, मान लीजिए क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, मतलब एक तरह से कार्बन की चेन लगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे और बढ़ा रहा है, तो और आसानी से देना चाहेगा किसी को। इसके पास जैसे किसी पर बहुत ज़्यादा धन की वर्षा होने लगे तो वो हर जगह अपना धन उठाना चाहेगा। उसी प्रकार से इसके पास यहाँ नाइट्रोजन का क्या था, लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट हो ही सकता था, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा और मिल पा रहा है बाहर से,
मतलब ये आर वाला जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, इसको बाहर से मतलब खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इसको बाहर से कोई देने वाला नहीं है, लेकिन इसको ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये और आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। तो बेसिसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, इसको मैंने पी बोला, इसको क्यू, इसको आर। अब आपको बतानी है पी क्यू आर में किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले का कि इस वाले का कि इस वाले का। देखिए ध्यान से, इस वाले में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है इस वाले में, मतलब नाइट्रोजन से क्या होना है, डोनेशन होना है। देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, इस वाले केस में भी sp3 है, और इस वाले में केस में भी क्या है, sp3। तो हम हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट लगाकर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा बेसिक कौन कम है, और हम रेजोनेंस वाला भी नहीं लगा सकते कंसेप्ट, क्योंकि इसमें कहीं भी रेजोनेंस नहीं है। तो हमारा तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है बेसिसिटी को, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, और ये भी क्या लगाएगा, सल्फर माइनस आई। ठीक है, आप मत कर देना कि प्लस एम लगेगा, यहाँ पे प्लस एम थोड़े लगता है। ठीक है, कहाँ पे कंजुगेशन होगा तब ना लगेगा, यहाँ पे कंजुगेशन तो है नहीं, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट है। तो आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होती, किसके, सल्फर से। आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी, तो माइनस आई ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहीं ना कहीं इसकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे एज कम्पेयर टू सल्फर, तो यहाँ पे डोनेशन तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करूँ पी और आर की, क्यू को सबसे लास्ट में रखो, मैं समझाया कैसे, क्योंकि माइनस इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर सबसे कम होगा। अब पी और आर में, इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, तो पी की ज़्यादा होगी, फिर आर की ज़्यादा होगी। समझ में आया, ये रहा क्या, बेसिसिटी ऑर्डर। मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिसिटी ऑर्डर। होप आपको ये भी कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। दोस्तों होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।